नमस्कार बच्चों, मैं हूँ शुभांगी सक्सेना, आपकी विज्ञान की अध्यापिका। और हम बात कर रहे हैं कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय के अध्याय 4 के बारे में, जिसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। और आज हम बात करने वाले हैं इसके भाग 8 के विषय में, जो कि क्या है, आपका अभ्यास प्रश्नों से जुड़ा है। मतलब कि आपका जो अध्याय 4 है उसके जो पीछे प्रश्न दिए हुए हैं अध्याय 4 से संबंधित, यानी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं, आज हम क्या करने वाले हैं, उनको हल करने वाले हैं, अच्छे से उनको समझने वाले हैं। तो आपको करना क्या है, कॉपी पेन लेके तैयार हो जाइए और हम आज की क्लास को शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। तो देखते हैं पहला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर क्या कह रहा है। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें कितने सहसंयोजक आबंध हैं? 6 है, 7 है, 8 है या 9 है? तो पहले ये समझो कि भाई 2 कार्बन है, इसलिए एथ लगा है। सब क्या है, एकल बंध द्वारा बंधित हैं, इसीलिए एन समूह लगेगा, यानी कि आपका एथेन हो गया। अब क्या हुआ है, पूछ रहे हैं कि एथेन जो है उसमें कितने सहसंयोजक आबंध हैं। तो क्या करना है, एथेन की संरचना का निर्माण कर लीजिए। तो हमने क्या करा, यहाँ पर बना लिया है एथेन, कुछ इस तरीके से बनता है एथेन। अब यहाँ क्या करेंगे, आप बंधों को गिन लीजिए। तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6 और 7। तो कितने बंध हैं यहाँ पर, आपके पास 7 बंध हैं। और सातों बंध कैसे हैं, सहसंयोजक बंध हैं। कैसे बंध हैं भाई, सहसंयोजक। तो उत्तर कौन सा हो गया है, ब इसका उत्तर हो गया है। बात समझ में आ गई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखिएगा अगला प्रश्न क्या है। ब्यूटेनॉन चतु कार्बन यौगिक है। कैसा है, चतु कार्बन यौगिक है। तो आपको इसका प्रकार्यात्मक समूह अर्थात फंक्शनल ग्रुप बताना है। तो समझो ब्यूटेनॉन यहाँ लिखा है, ब्यूट का मतलब हो गया है कार्बन कितने हैं, 4, और पीछे लग रहा है ऑन। यहाँ पर किसके पीछे ऐसा लग रहा है, कीटोन, ऑन। तो आपका जो उत्तर है वो क्या हो गया है, कीटोन इसका उत्तर हो गया है, क्योंकि कीटोन का अनुलग्न क्या है, ऑन, और ब्यूट के पीछे लगा दिया ऑन, तो ब्यूटेनॉन। कार्बोक्सिलिक अम्ल का अनुलग्न क्या होगा, ओइक होगा। क्या होगा, ओइक होगा। ये हमने क्या करा था, सीखा था। एल्डिहाइड का क्या हो जाता है, हमारे पास एल हो जाता है। क्या हो जाता है एल्डिहाइड का, एल। तो ये लीजिए एल लिख लीजिएगा। ठीक, कीटोन का अभी हमने बात करी है, ऑन हो जाता है। एल्कोहल का क्या हो जाता है, आपका ऑल हो जाता है। क्या हो जाता है, यहाँ पर ऑल हो जाता है। तो इस तरीके से आपके पास क्या है, सभी के अनुलग्न लिखे हुए हैं, आपको क्या करना है, उन्हें याद करना है। तो इसका आपका उत्तर क्या हो गया है, कीटोन इसका उत्तर यहाँ हो गया है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और प्रश्न संख्या 3 कह रही है, खाना बनाते समय यदि बर्तन की जो आपकी तली है वो कैसी हो रही है, काली, तो इसका क्या मतलब है। जब आप खाना बना रहे हो तो आपका जो भगोना है, फ्राई पैन है, उसका जो तल है यानी बाह्य सतह है वो कैसी हो रही है, कालिक उस पर जम रही है, काली हो रही है। तो इसका क्या अर्थ है कि भाई भोजन जो है वो पूरी तरीके से नहीं पक रहा। नहीं, भोजन तो पक रहा है क्योंकि वो तो अंदर पक रहा है ना। फिर ईंधन पूरी तरीके से नहीं जल रहा। तो भाई क्या हो रहा है, ईंधन पूरी तरीके से नहीं जल रहा है, इसलिए क्या हो रहा है कि कालिक जो है वो आपके जो बर्तन है उसकी तली में जो है जमा हो रही है। ईंधन आर्द्र है और ईंधन पूरी तरीके से जल रहा है। जब अगर ईंधन पूरी तरीके से जलेगा तो ये स्थिति उत्पन्न ही नहीं होगी। तो उत्तर क्या हो गया है, ब इसका उत्तर हो गया है कि ये जो आपका ईंधन है वो पूरी तरीके से यहाँ पर नहीं जल रहा है। क्लियर चल रहा है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। और क्या दिया है, CH3Cl में आपको क्या करना है, आबंध का निर्माण करना है, अर्थात संरचना बनानी है और बताना है सहसंयोजक आबंध की प्रकृति। तो आप देखो
कि सहसंयोजक आबंध का क्या मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन के सांझे से जब बना है तो क्या है, सहसंयोजक आबंध है। दो जो आपके परमाणु हैं उनके मध्य क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का सांझा हो रहा है, यानी कि दो परमाणु हमने लिए हैं उनके मध्य क्या हो रहा है, आपका इलेक्ट्रॉन जो दिए हैं उनका सांझा हो रहा है। ठीक, अब इसका अगर सांझा है तो क्या हुआ, ये आपका सहसंयोजक आबंध है। आपको बनाना किसका है, CH3Cl की संरचना बनानी है। तो आप देखिए ये रहा आपका कार्बन, और कार्बन किससे बंधित है, आपके 3 हाइड्रोजन के साथ बंधित है। तो यहां बना लीजिएगा 3 हाइड्रोजन को बना लिया। अब क्या है, अगला क्लोरीन है, और क्लोरीन के पास कितने होते हैं, आपके 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास होते हैं, एक इसको चाहिए होता है। अब 7 इलेक्ट्रॉन है, एक इसको चाहिए। ठीक, तो इसने क्या करा, कार्बन से साझा कर लिया। तो यहां आप देखेंगे हाइड्रोजन का द्विलक पूर्ण हो चुका है, और आपका ये जो क्लोरीन है इसका अष्टक पूर्ण हो गया, और कार्बन का भी क्या पूर्ण हो गया है, अष्टक पूर्ण हो गया। अब ये जो आपका क्लोरीन है ये क्या है, अधिक विद्युत ऋणी तत्व है। कैसा है, अधिक विद्युत ऋणी, कैसा तत्व है ये, अधिक विद्युत ऋणी तत्व है। तो ये क्या करेगा, कार्बन के जो बंध के इलेक्ट्रॉन हैं अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। तो ये जो बंध के इलेक्ट्रॉन हैं थोड़े से किस तरफ होंगे, क्लोरीन की तरफ यहाँ पर होंगे। बात समझ में आ गई। चलिए देख लेते हैं। सहसंयोजक बंध दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन के सांझे से बनता है, और इस तरीके की संरचना जो है हमने अभी बनाई है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। तो अब क्या करना है, वीडियो को आपको करना है पॉज, और एथेनॉइक अम्ल जिसका सूत्र दिया है CH3COOH, इसकी संरचना को अपनी कॉपी में बनाना है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनती है। यहाँ हमारे पास कार्बन दिया है, और ये जो कार्बन है 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। तो हमने क्या करा है, कार्बन को जोड़ दिया है 3 हाइड्रोजन के साथ। उससे क्या हुआ, ये जो आपका हाइड्रोजन है इसका क्या पूर्ण हो गया है, द्विलक पूर्ण हो गया है। अब कार्बन जो है वो बंधा हुआ है अगले कार्बन के साथ। तो ये देखिए इस कार्बन का अष्टक पूर्ण हो गया है यहाँ पर। अब क्या करा, ये जो दूसरा कार्बन हमने यहाँ पर ले लिया, इस कार्बन ने एक बंध तो इस कार्बन के साथ बना लिया। अब क्या करेगा, 2 बंध बनाएगा ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि ऑक्सीजन कितना बंध बनाती है, 2 बनाती है। तो ये ले लीजिए, ऑक्सीजन आपकी यहाँ पर आ गई, और हमने क्या करा है, ऑक्सीजन से बंध यहाँ बना लिया। तो ऑक्सीजन का क्या हो गया है, अष्टक जो है वो पूर्ण हो गया है। अगला बंध ये किसके साथ बना रहा है, दूसरी ऑक्सीजन के साथ बना रहा है। तो ये इस तरीके की जो संरचना है वो यहाँ पर निर्मित हो जाएगी, और आप देखिएगा कि सभी का अष्टक जो है वो पूर्ण हो रहा है, और सभी हाइड्रोजन का क्या है, द्विलक जो है वो पूर्ण यहाँ पर हो रहा है। बात समझ में आ गई। चलिए देख लेते हैं इस संरचना को। संरचना कैसी दिख रही है, कुछ इस तरीके की ये संरचना यहाँ पर दिखती है। अगला क्या है हमारे पास, H2S है, यानी कि आपका ये जो S है इसके पास कितने बंध बनेंगे, 2 हाइड्रोजन से क्या करेगा, ये बंध बना लेगा, और हाइड्रोजन का द्विलक पूर्ण हो जाएगा, और सल्फर का क्या पूर्ण हो जाएगा, अष्टक जो है सल्फर का पूर्ण हो जाएगा। इस तरीके की संरचना आपको यहाँ पर दिख रही है। अगला चलते हैं, और क्या है ये, प्रोपेनॉन आपको दिया है। क्या दिया है, प्रोपेनॉन। तो प्रोपेनॉन का क्या मतलब हो गया, प्रोप का मतलब हो गया आपके पास कितने कार्बन हो गए, 3 कार्बन यहाँ पर आपके पास होने चाहिए। अब क्या है कि कार्बन जो है आपके पास 3 है, तो आप बना लीजिए कार्बन, कार्बन और कार्बन। अब कार्बन की बची हुई संयोजकता किससे पूर्ण करेंगे, हाइड्रोजन के साथ हम पूर्ण करेंगे। तो हमने क्या करी है, पूर्ण कर ली है हाइड्रोजन के साथ, और ये तो संरचना बन गई किसकी,
प्रोपेनॉन की, जिसमें आपके पास कितने कार्बन है? 3 कार्बन, 6 कितने हैं? हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ये हो गया प्रोपेनॉन का सूत्र। और आप यहाँ देखो कि ये रहा आपका हाइड्रोजन का द्विलक क्या हो रहा है? पूर्ण हो रहा है। कार्बन का यहाँ पे अष्टक पूर्ण हो रहा है, ऑक्सीजन का भी अष्टक जो है वो पूर्ण हो रहा है। यहाँ इन हाइड्रोजनों का भी क्या है? द्विलक जो है वो पूर्ण हो रहा है। और इस कार्बन का अष्टक यहाँ पे पूर्ण हो गया। संरचना कैसी बनेगी? कुछ इस तरीके की संरचना यहाँ पर इस तरीके से बनेगी। बात समझ में आ गई? अब चलते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, F2। तो F के पास भी भाई कितने हैं? आपके बाह्यतम कोश में 7 ही इलेक्ट्रॉन है, तो आपने ले लिए हैं 2 F। तो दोनों F क्या करेंगे? आपके साथ बंध बना लेंगे कुछ इस तरीके से। तो ये इनका क्या हो गया? बंध का निर्माण यहाँ पर हमने करा दिया। तो ये देखिएगा, ये इस वाले का पूरा हो गया और ये इस वाले का पूरा हो गया। क्लियर हो गया? इस तरीके की संरचना का निर्माण आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्लियर हो गया? सबने बना लिया अपने कॉपी में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो कह रहे हैं समजातीय श्रेणी क्या है? उदाहरण के साथ बताओ। भाई समजातीय श्रेणी यानी एक ही जाति के हैं, यानी क्या होगा कि एक ही जाति की कार्बनिक श्रृंखला हमारे पास होगी, जिसे क्या होगा? एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह यानी कि फंक्शनल ग्रुप क्या करेगा? प्रतिस्थापित करेगा। जैसे कि आपका CH4 था, अब क्या करा मैंने? CH3 करा और एक हाइड्रोजन की जगह क्या लगा दिया? OH लगा दिया, जो कि किसका है? एल्कोहल समूह है। यानी ये क्या बन गया? मेथेनॉल बन गया। यानी अनुलग्न क्या था? ऑल था। अब दूसरा ले लिया मैंने C2H6, तो क्या हो गया? यहाँ पर C2H5 हो गया और किससे प्रतिस्थापित किया? एक हाइड्रोजन को OH से। तो क्या है? कार्बनिक श्रृंखला कैसी है? समान चल रही है। एक ही फंक्शनल ग्रुप के द्वारा, एक ही प्रकार्यात्मक समूह द्वारा हमने क्या करा है? हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किया है। तो क्या हो जाएगी? ये समजातीय श्रेणी ये कहलाएगी। देख लीजिए, यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का क्रियात्मक या प्रक्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित करता हो, समजातीय श्रृंखला कहलाती है। CH3OH, C2H5OH, यही हमने यहाँ पर क्या है देखा था कि भाई क्या हो रहा है? ये जो हमारे पास कार्बनिक श्रृंखला थी, तो इसको कौन सा प्रतिस्थापित कर रहा था? समूह एल्कोहल प्रतिस्थापित कर रहा था। क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म के आधार पर आपके पास है एथेनॉल और एक है एथेनोइक अम्ल। इसमें क्या करना है? अंतर करना है। एक करना है भौतिक गुण के आधार पर, एक करना है रासायनिक गुण के आधार पर। तो क्या करते हैं? जल्दी से इसको देख लेते हैं। तो देखिए, ये रहा आपका भौतिक गुणों के आधार पर अंतर। एथेनॉल हो गया C2H5OH, एथेनोइक अम्ल हो गया CH3COOH। पहला बिंदु क्या कहता है? इसमें एल्कोहलिक गंध आती है, बिल्कुल आएगी, क्योंकि क्या है? OH जो है वो पीछे लग रहा है, तो एल्कोहल का ही तो समूह है ये, तो कौन सी गंध होगी? एल्कोहलिक गंध इसके अंदर होगी। एथेनोइक कहता है मेरे पास तो कैसी गंध आएगी? सिरके जैसी गंध आएगी, विनेगर जैसी गंध यहाँ पर होगी। अगला बिंदु है एल्कोहल में स्वाद में खट्टा नहीं होता। भाई ये जो एल्कोहल है आपका स्वाद में खट्टा नहीं होगा, लेकिन वो कौन है? एथेनोइक अम्ल है। और अम्ल कैसे होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। सिरका स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। अगला देखिए, एल्कोहल कैसा है? ज्वलनशील है, यानी कि क्या होगा? ये आग पकड़ लेता है, ज्वाला उत्पन्न करता है। एथेनोइक अम्ल जो है वो अज्वलनशील है, वो जलता वलता नहीं है। आगे देखिए, आपका एथेनॉल का जो क्वथनांक है वो है 78.2 डिग्री सेल्सियस और एथेनोइक अम्ल का है 118 डिग्री सेल्सियस। क्लियर चल रहा है? अगला देखिए, लास्ट बिंदु है आपका भौतिक गुणों में, यह लिटमस के प्रति उदासीन है। कैसे है भाई एल्कोहल? लिटमस जो परीक्षण है वो ये नहीं करेंगे, यानी उदासीन है।
कोई परिवर्तन उनमें ये नहीं दर्शा सकते। लेकिन ये तो कौन है? अम्ल। और अम्ल क्या कर देते हैं? नीले को लाल कर देते हैं। तो ये नीले लिटमस को क्या कर देंगे? लाल, क्योंकि अम्ल में हमने ट्रिक पढ़ी थी, कौन सी? अनिल, अनील, अम्ल नीला और लाल कर देते हैं। क्लियर हो गया? अब देखेंगे रासायनिक गुण। तो जो एथेनॉल है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कोई क्रिया नहीं करता है, लेकिन ये क्या करेगा? क्रिया भी करेगा, और अम्ल है तो क्या करेगा? क्षार से क्रिया करेगा तो क्या मिलेगा? लवण और जल। भाई देखो, अम्ल है और सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका कौन होता है? NaOH होता है, जो कि कैसा है? प्रबल क्षार है। तो अम्ल क्षार से क्रिया करके क्या देते हैं? लवण और जल देते हैं। क्लियर हो गई बात यहां तक? अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखिएगा क्या कह रहे हैं। जब साबुन को जल में डाला जाता है तो मिसेल का निर्माण क्यों होता है? भाई पहला प्रश्न हो गया, साबुन को जल में डाला तो मिसेल का निर्माण क्यों हुआ? और एथेनॉल जैसे दूसरे विलायकों में मिसेल का निर्माण होता है या नहीं होता, ये हमको बताना है, ये पूछ रहे हैं। क्लियर हो गया? प्रश्न करना क्या है? तो पहले देखो कि जब साबुन जो है आपका, उसको जब हम जल में डालेंगे तो मिसेल का निर्माण क्यों हो रहा है? साबुन में क्या होता है? दो तरीके के गुण होते हैं, यानी क्या होगा? एक सिरा उसका कैसा होगा? आपका हाइड्रोफिलिक, और दूसरा होगा हाइड्रोफोबिक। यानी एक तो होगा जल से जो करेगा स्नेह यानी हाइड्रोफिलिक, और एक होगा जो जल से जाएगा भाग दूर यानी आपका हाइड्रोफोबिक। फोबिक हो जाता है, उसको फोबिया है, जल से दूर भाग जाएगा। तो जो क्या होगा? आपका जल रागी होगा, यानी कि जिसमें क्या होगा? जल का स्नेह होगा, जो कि आपका हाइड्रोफिलिक होगा। वो क्या करेगा? जल में कैसा होगा? घुल जाएगा। और जो दूसरा होगा, जो कि कैसा होगा? दूर भागेगा, वो क्या करेगा? आपके गंदगी से क्रिया कर लेगा और मिसेल का वहां निर्माण कर लेगा। एल्कोहल में ऐसा नहीं। एल्कोहल बात करें या एथेनॉल बात करें, जो कि आपका कैसा है? एल्कोहल का ही समूह है। तो एथेनॉल में ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसकी प्रकृति कैसी है? ध्रुवीय नहीं है। देख लीजिए, साबुन को पानी में मिलाने पर मिसेल का निर्माण होता है, क्योंकि अणु जो है, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला जो है वो कैसी होती है? हाइड्रोफोबिक होती है। फोबिया है, पानी से दूर भागेगी। ठीक, तो क्या करेगी? पानी में अघुलनशील होती है। अघुलनशील पदार्थ का क्या हो जाता है? यहाँ निर्माण होता है। लेकिन साबुन के अणुओं के आयनिक सिरे भी होते हैं, जो कि कैसे होंगे? जल में घुलनशील होंगे, हाइड्रोफिलिक होंगे। तो ये क्या करेंगे? पानी में घुलनशील हो जाएंगे। तो एथेनॉल में क्या होगा? ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न यहाँ पर नहीं होगी, मिसेल का निर्माण नहीं होगा, क्योंकि एथेनॉल आपका अध्रुवीय होता है। बात समझ में आ गई? चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला है कार्बन उसके यौगिकों का उपयोग जो है वो ईंधन के रूप में किया जाता है ज्यादा। भाई क्यों करते हैं? तो सीधी सीधी बातें हमने पढ़ा था। कार्बन क्या करता है? ऑक्सीजन से जब क्रिया करता है तो आपको क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, ऊष्मा मिलती है, साथ में क्या मिलता है? प्रकाश मिलता है। तो भाई बहुत ज्यादा मात्रा में आपको ऊष्मा और प्रकाश की प्राप्ति होती है, या आसानी से जल जाते हैं। इसलिए कार्बन का क्या करते हैं? उपयोग ईंधन के रूप में हम करते हैं। देखिएगा, कार्बन एवं उसके यौगिकों का उपयोग अधिकतर ईंधन के रूप में किया जाता है, क्योंकि अधिकांश जो कार्बनिक यौगिक हैं उन्हें प्रचुर मात्रा में जब आप जलाओगे तो क्या मिलेगा? आपको ताप मिलेगा। और कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके हमको क्या देते हैं? आपको ताप देते हैं, ऊष्मा देते हैं, प्रकाश देते हैं, और आपको कार्बन डाइऑक्साइड भी ये देते हैं। क्लियर हो गया? चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न क्या है? कठोर जल को साबुन में उपचारित करने पर झाग के निर्माण को समझाइए। कठोर जल है, यानी कि आपका क्या होगा? जल्दी से कोई भी चीज जो है, साबुन जो है, घुलनशील नहीं होगा, यानी क्या होगा? स्कम जैसा अघुलनशील पदार्थ बनाएगा, यानी अघुलनशील पदार्थ को ही हम स्कम कहते हैं। तो आप देखिएगा
कि जब कठोर जल में साबुन मिलाते हैं तो साबुन मैग्नीशियम और सोडियम के लवणों से अभिक्रिया करता है। अब अभिक्रिया हो गई तो क्या होगा, एक अघुलनशील पदार्थ का निर्माण करेगा जो कि सतह पर क्या होगा, तैरेगा। इससे क्या होगा कि झाग जो है बनना कठिन हो जाएंगे। क्या होगा, झाग बनना आपके पास कठिन हो जाएंगे। तो क्लियर हो गया ये वाला प्रश्न भी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब क्या है, यदि आप लिटमस पत्र लाल एवं नीला कोई सा भी लिया, साबुन पर उसका प्रेक्षण करेंगे तो आपको क्या प्रेक्षण प्राप्त होंगे। ने साबुन पे जब आप उसका परीक्षण कर रहे हैं तो आपको क्या प्रेक्षण प्राप्त हो रहे हैं। तो आप देखिए ये जो साबुन है कैसा है, इसमें हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है जो कि क्षारीय है। और हमें पता है किसके बारे में, शालीन के बारे में हमने पढ़ा था। श से आपका हो जाता है क्षार, ल से आपका हो जाता है लाल और न से आपका हो जाता है नीला। यानी क्या होता है, क्षार जो है वो लाल लिटमस को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। तो आप यहाँ देखिए लाल लिटमस पत्र क्या हो जाता है, नीला हो जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और क्या है, हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक जो अनुप्रयोग है या उपयोग क्या है। हाइड्रोजनीकरण यानी हाइड्रोजन को जोड़ना। तो हमारे पास कौन होती है, असंतृप्त कार्बन होते हैं हमारे पास। ठीक, अब उनमें हमको क्या करना है, संतृप्त बनाना है। तो आप क्या करेंगे, इसमें हाइड्रोजन जोड़ेंगे। किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में जोड़ेंगे, निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में या पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में जोड़ेंगे। तो क्या होगा, आपका यहाँ पर संतृप्त यौगिक का निर्माण हो जाएगा। किसका निर्माण हो जाएगा, संतृप्त यौगिक का यहाँ निर्माण हमारे पास हो जाएगा। बात यहाँ तक समझ में आ गई, क्लियर हो गया। और इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है कि ये जो होते हैं वनस्पति घी और वनस्पति तेल जो होते हैं उनके निर्माण के लिए आवश्यक है। यानी क्या होगा कि जो वनस्पति घी आपके पास है उससे क्या बन सकता है, वनस्पति तेलों का निर्माण यहाँ हो सकता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को पैलेडियम अथवा निकल जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में हाइड्रोजन से अभिक्रिया करा करके क्या प्राप्त करते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन प्राप्त करते हैं। और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, हाइड्रोजनीकरण ये कहलाती है। औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है, वनस्पति घी के हाइड्रोजनीकरण द्वारा वनस्पति तेलों का निर्माण यहाँ पर होता है। और अभिक्रिया कौन सी है, ये देखिएगा, डबल बॉन्ड है इसलिए कौन है, असंतृप्त यौगिक है। अब क्या करेंगे, इसका बॉन्ड तोड़ेंगे, हाइड्रोजन को यहाँ जोड़ेंगे और एकल बंधों का निर्माण करेंगे। जब एकल बंध बनते हैं तो यौगिक कैसा होता है, संतृप्त यौगिक यहाँ पर ये होता है। बात समझ में आ गई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, दिए गए हाइड्रोकार्बन, ये आपको हाइड्रोकार्बन दिए हैं। अब कह रहे हैं C2H2 एवं CH4 में किस में संकलन अभिक्रिया होगी। यानी कि यहां से लेकर के यहां तक आपको हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला दी है और पूछ रहे हैं कि संकलन यानी कि संयोजन अभिक्रिया जो है वो आपके पास किस में होगी। तो आप देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में संकलन अभिक्रिया होती है जिससे क्या हो जाता है, वो संतृप्त हो जाते हैं। तो C3H6 और C2H2 आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इसीलिए उनमें क्या होगी, आपकी संकलन अभिक्रिया यहाँ पर होगी। भाई CH4 जो है वो आपका एकल बंध द्वारा निर्मित है, पहले से ही संतृप्त है। सिर्फ असंतृप्त में ही क्या होगी, आपकी संयोजन अभिक्रिया यहाँ पर या संकलन अभिक्रिया जो है वो यहाँ पर होगी। क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं और आप देखते हैं आपका प्रश्न संख्या 14 क्या कह रहे हैं। संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बन के बीच रासायनिक अंतर समझाने के लिए एक परीक्षण आपको बताना है। तो हम किसको काम में लेंगे, यहाँ पर ब्रोमीन जल को काम में यहाँ पर हम लेने वाले हैं। और ये जो आपका ब्रोमीन जल होता है ये क्या करता है, जब ब्रोमीन जल की अभिक्रिया असंतृप्त यौगिक से होती है तो क्या हो जाता है, रंग में परिवर्तन हो जाता है। और रंग कैसा होता है इसका, लाल भूरा रंग इसका होता है। लेकिन जब संतृप्त यौगिक जो हैं वो क्रिया करेंगे तो रंग में कोई परिवर्तन यहाँ पर नहीं
होगा। देखिएगा, ब्रोमीन जल परीक्षण का उपयोग असंतृप्त यौगिक यानी एल्कीन और एल्काइन, एल्कीन का मतलब हो गया है द्विआबंध और एल्काइन का मतलब हो गया है आपका त्रिबंध से बंधित आपका संरचना, और संतृप्त यौगिकों के मध्य अंतर करने के लिए किया जाता है। इस उद्देश्य से ब्रोमीन का उपयोग किसमें करते हैं? ब्रोमीन जल के रूप में करते हैं, और ब्रोमीन जल की वजह से, यानी जल में कौन है? ब्रोमीन, तो रंग कैसा हो जाता है जल का? आपका लाल भूरा रंग इसका हो जाता है। अब क्या हुआ, जब ब्रोमीन जल को असंतृप्त यौगिकों में मिला रहे हैं तो क्या होगा कि ये जो जल का लाल भूरा रंग है कैसा होगा? गायब हो जाएगा, चले जाएगा। लेकिन अब क्या करें, आप असंतृप्त यौगिक की जगह संतृप्त यौगिकों को डालेंगे तो ऐसा यहाँ पर नहीं होगा। बात समझ में आ गई? क्लियर है? चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है आखिरी प्रश्न। क्या कह रहा है? साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रियाविधि को समझाना है, यानी कि कपड़े कैसे साफ करते हैं वो क्रियाविधि यहाँ पर समझानी है। तो हम क्या करेंगे? चित्र का उपयोग करेंगे। आप यहाँ देखिए, ये जो छोटी छोटी संरचना दिख रही है, इसमें एक तो आपका कैसा है? जल रागी है, हाइड्रोफिलिक सिरा है, एक कौन सा है? हाइड्रोफोबिक है। तो क्या होगा? ये दोनों जल में जाएंगे, गंदगी के पास जाएंगे। ये कौन है? गंदगी है। ठीक, अब क्या करेंगे? गंदगी के पास जाएंगे। अब जो जल आपका रागी सिरा है, हाइड्रोफिलिक है, वो क्या करेगा? आपका जल में घुल जाएगा। पर अब कौन सा सिरा जो जल में नहीं घुलेगा? वो है आपका जल विरागी सिरा, और वो क्या करेगा? उस गंदगी को इकट्ठा करने की कोशिश करेगा, और जब आप बहुत सारा पानी से धोओगे तो वो गंदगी क्या होगी? बाहर निकल जाएगी। तो ये देखिएगा, ये गंदगी थी, अब ये जो है आपका साबुन के जो कण हैं यहाँ आ गए। अब ये चिकनाई है। अब क्या हो रहा है कि ये जो जल विरागी सिरा है, हाइड्रोफोबिक है, ये इस पर आक्रमण कर रहा है, और ये क्या कर लिया? इसको बांध लिया है, और इसको क्या करा? जब पानी से धोया तो इसको ऊपर उठा लिया चिकनाई को और बहा दिया है। साबुन में कौन होते हैं? फैटी एसिड यानी सोडियम और पोटेशियम के लवण होते हैं। साबुन के अणुओं के दोनों सिरे कैसा व्यवहार करते हैं? अलग अलग व्यवहार करते हैं। हमने बात करी, एक होता है जल रागी यानी जल के प्रति स्नेह दिखाएगा, एक होगा जल विरागी जो कि जल से कैसा होगा? दूर भाग जाएगा, यानी हाइड्रोफोबिक वो यहाँ पर होगा। तो ये क्या करेंगे? हाइड्रोफोबिक होता है, ये गंदगी की ओर उन्मुख होता है, और जो कि तेलीय प्रकृति का है, तो ये क्या करेंगे? तेलीय सतह को या उसकी जो प्रकृति है उसको क्या करेंगे? चारों तरफ से घेर लेंगे, और अत्यधिक जब पानी हम उसको धोने के लिए डालते हैं तो उसको लेकर के ये बाहर आ जाते हैं। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? करना क्या है, आपको जितनी भी संरचनाएं आई हैं सबको अपनी कॉपी में ईमानदारी से बिना देखे बनाने का प्रयास करना है, प्रश्नों को याद करना है, उत्तरों को समझना है, सारी चीजें रटनी नहीं है, सब याद करना है। अब हम आपसे मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, एक नए भाग के साथ। धन्यवाद।